कुछ यादें इस दिल से निकाली नहीं जाती, कुछ यादें इस दिल से निकाली नहीं जाती, कुछ निशानियों को संभाला नहीं जाता, कुछ ख्वाबों की तामील भी इस तरह हुई, कुछ ख्वाबों की तामील भी इस तरह हुई। शिद्दत से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, शिद्दत से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सत श्री अकाल, नमस्कार, तुसीं देख रहे हो ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੁਡੇ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਕਟਰ, ਐਂਕਰ, author, TV personality, broadcaster, a singer, my goodness। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ one part of our family, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾदें ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਮਾ ਮੀਰ। हेलो जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप अर्शदीप? वेरी नाइस, वेरी गुड। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡਿਡ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਲਾਈਕ ਅ ਡੇ to continue. Oh, you did so many thank you. nice things. First of all, Eid Mubarak. थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईद का दिन है, कैसे मना रहे हैं? बिकॉज कोरोना वायरस के कारण थोड़ा कम है बट फिर भी ईद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली संडे को एक्सपेक्टेड है, लोग यही कह रहे हैं। और ईद का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रमज़ान के बाद ईद होती है। तो रमज़ान 29 या 30 रोज़े होते हैं और अगर 29 को चांद नज़र आ जाए तो बस फिर समझे आप 29 रोज़े हुए और पहली शवाल ईद हो गई। और अगर 30 रोज़े हुए तो फिर नेक्स्ट यानी पहली शवाल को ईद। तो ईद पहली शवाल को ही होती है बट इट्स अकॉर्डिंग टू द मून साइटिंग पे होता है। और साइंटिफिकली बहुत लोग पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कब चांद नज़र आएगा, क्योंकि चांद की मूवमेंट होती है उस हिसाब से लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो जैसे इस दफ़ा जो प्रिडिक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली संडे बट इट्स ऑलवेज अनाउंस्ड आफ्टर द मून साइटिंग। सो ये है उसमें। सो ईद का जो कॉन्सेप्ट है कि ईद 2 बार आती है साल में, 2 बार क्यों आती है? जी ऐसा है कि मुसलमान साल में 2 त्यौहार मनाते हैं, 2 ईदें होती हैं। एक ईद उल फित्र जो रमज़ान के बाद आती है और दूसरी ईद उल ज़ुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। और जो ईद उल फित्र है वो एक्चुअली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है कि उसने माह मुबारक हमें अता किया, यानी रमज़ान, जिसमें इंसान अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है और अपना इबादतों में ध्यान लगाता है। और रमज़ान की बड़ी फ़जीलतें हैं। ज़ाहिर है कि रोज़ा हर मज़हब में है, उसकी शक्लें मुख्तलिफ़ हैं और मुसलमानों के लिए रमज़ान साल में 1 मरतबा आता है और उसमें वो रोज़े रखते हैं जो कि फ़र्ज़ है। और जो रमज़ान मुबारक की जो आखिरी 10 रातें हैं वो ख़ास तौर पे बहुत अहम है, क्योंकि उसमें लोग एतकाफ़ में भी बैठते हैं और शब क़द्र भी उसमें तलाश करने का हुक्म है ताक़रात में। तो ये उसका सिलसिला। और इसको मीठी ईद भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मीठे पकवान होते हैं, शीर खुरमा, सिवैयाँ और लॉट ऑफ थिंग। और ये एक दिन नहीं रहता, मतलब हफ्ते भर तक ईद का जश्न रहता है। और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं ईद के, ईद, बासी ईद और तिबासी ईद जिसको कहते हैं। अच्छा। तो लॉट ऑफ सेलिब्रेशन लोग जो है, पहले तो मैं बताऊं कि क्या होता है कि नमाज ईद से पहले आपको फ़ितरा देना होता है और उसके बाद फिर इसमें ईद की नमाज़ होती है। फिर जब नमाज हो जाती है फिर लोग गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। इस मरतबा चूँकि कोविड-19 की वजह से तो गले नहीं मिल सकेंगे जी हाँ, लेकिन ये कि आप एक डिस्टेंस से मुबारकबाद दे सकते हैं। तो जिस तरह से रमज़ान डिफरेंट गुजरा है, ईद भी इस दफ़ा डिफरेंट आ रही है। और ईदी देते हैं, बड़े छोटों को दावतें होती हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे को विज़िट करते हैं, फ्रेंड्स को। और जो दूसरी ईद है
वो बकरीद है और वो जो है वो हज़रत इब्राहीम की एक सुन्नत है, उसकी याद में करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के हवाले से जो कुर्बानी दी थी उसकी याद को ताज़ा करते हैं। तो वो जो है ये दोनों रिलीजियस आस्पेक्ट है इनका और ये सेलिब्रेशन है। तो उसको बड़ी ईद कहते हैं, इसको जो है वो छोटी ईद या मीठी ईद कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम आपसे ना इन्फॉर्मेशन लिए ही जाएं, आप बोले ही जाएं तो हम आपको सुने ही जाएं। बट ईद इस बार जो डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट मना रहे हैं, हम गले नहीं मिल रहे, तो है भी संडे को, पर आज ही हम एडवांस में सभी को जो भी मना रहे हैं ईद को, उन्हें ईद मुबारक कहते हैं हमारे मजे की बात जरिए। जी, एक मजे की बात बताऊं, जैसे ईद जब भी हो, ईद से पहले का जो टाइम है, अब जैसे 29 की रात है तो अब इसको चांद रात कहते हैं, ईद से पहले की जो रात है, और चांद रात की बहुत सेलिब्रेशन है। एक्चुअली ईद से ज़्यादा मज़ा आपको चांद रात में आता है। अच्छा, अभी देखें पाकिस्तान में तो सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है कनाडा के मुकाबले में। पाकिस्तान में तो छुट्टियां हो जाती हैं ईद पे, लंबी छुट्टियां होती हैं और बाज़ारों में बहुत रश, सारी रात बाज़ार खुले रहते हैं। इस मरतबा कोविड-19 की वजह से तो सूरत हाल डिफरेंट है, मगर मैं आपको दोनों बताती हूँ कि जो ट्रेडिशनली क्या होता है। लेकिन ट्रेडिशनली चांद रात पे, वैसे तो आप रमज़ान से पहले कोशिश करते हैं कि आपका ड्रेस अच्छे से हो, तीन दिन के 3 ड्रेस, बहुत अच्छी ड्रेसेस होती है पाकिस्तानी, आई मस्ट से। तो वो थोड़ा सा काम वाले ड्रेस लोग प्रेफर करते हैं और मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी जो है ना वो ईद का एक लाजमी आइटम है। और वो चूड़ी मेहंदी के लिए चांद रात का ही वेट करते हैं कि चांद रात पे ही मेहंदी लगेगी और चांद रात पे ही चूड़ियां पहनने जाएंगे। भले आपके पास 1000 किस्म की चूड़ियां हों, बट चांद रात पे एक जो कांच की चूड़ियां पहनने का एक बहुत रिवाज है। और चांद रात पे फिर आपको मेहंदी लगाने वाले नहीं मिलते हैं, पार्लर में इतना रश होता है। और वैसे ही कहते हैं कि भाई ये सब तैयारी पहले से कर लो, नहीं, पहले से नहीं, चांद रात को ही पार्लर जाना है, चांद रात को ही आपको मेहंदी लगवानी है एंड ऑल दैट स्टफ। बट आई डोंट नो इस दफ़ा क्या होगा। कनाडा में थिंग्स आर डिफरेंट, यहाँ तो इस तरह छुट्टी नहीं होती है, आप वैसे अपना डे ऑफ ले लें और बाद में फिर उसको मुझे जब जैसा मालूम है कि यहाँ पे जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे मेहंदी वाले जाते हैं, तो वो बहुत कुछ होता है, यहाँ भी सेलिब्रेशन करते हैं, बट इतनी धूमधाम से नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान में। ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, बट इधर भी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी सी है, लेकिन आपस में बड़ी हार्मनी है और ईद की उस तरह से करते हैं तैयारी। जैसे हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो हम मिलते हैं और मेहंदी लगा देते हैं, और बट मिस करते हैं बहुत इस टाइम के अपना ट्रेडिशनल एक होता है, क्योंकि ये ईद के मौके पे आप अपने बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, ईदी भी मिलती है आपको और तरह तरह के पकवान होते हैं, तो बहुत ही एक अच्छी सेलिब्रेशन है ईद की जो है ना। और इसलिए मुहावरे भी बने हुए कि हर दिन ईद हर रात शब बरात, आपने सुना होगा। जी। तो ये है। मैं कहते हैं ईद पे कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं? अच्छा, ये ईद पे रिलीज हो रही है सेलिब्रेशन जी। सलमान खान है जो बॉलीवुड में, उनकी जो पिक्चर है वो ईद पे रिलीज होती है, इस बार नहीं हो रही, सभी निराश हैं जो उनके फैन हैं। बट ईद पे जो सेलिब्रेशन है, बिगेस्ट सेलिब्रेशन वो होती है, इस बार डिफरेंट है, ग्लोबली पैंडेमिक है, तो हम जैसे लोग जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, सो वैसे ही हम भी कर रहे हैं। आपको पता है जब रमज़ान शुरू हो रहा था तो मैं ये सोचती थी कि ये रमज़ान कैसा होगा, और क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि इफ्तार पे सब इज्तिमाई होता है और सहर में सहरी जो खाते हैं रोज़े से पहले, जी। वो भी सब होता है, पार्टियां होती हैं, इफ्तार पार्टी और सहरी की भी पार्टी होती है। तो मैं कहती थी अब ये कोविड-19 की वजह से कैसे होगा, लेकिन हो गया ना। मतलब डिफरेंट हुआ, आपने उस तरह से इफ्तार डिनर नहीं किए, वरना तो आपको पता है रमज़ान में आपका कोई दिन खाली नहीं, रोज़ आपको ऑलमोस्ट एवरी डे आपका इन्विटेशन होता है यहाँ इफ्तार डिनर और होटल में इतने महंगे पैसे दे के लोग जाके इफ्तार डिनर। और तो इस दफ़ा ये हमने बहुत मिस किया। जी। बट हो गया ना, देखिए जान से बढ़ के तो नहीं, अगर आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ईदें आएंगी, बहुत रमज़ान आएंगे। और इस दफ़ा भी जो लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जैसे बाज़ारों में अगर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कंजेस्टेड जगहों पे जा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि आप थोड़ी एहतियात करें। आप इसलिए कि ये अगर आप खुदा न खासा बीमार पड़ गए तो फिर क्या फ़ायदा होगा ना, आप अच्छे से तैयार हो सकेंगे। और इस दफ़ा कोशिश करें विज़िट उस तरह से
ना करें। और फिर दूसरा ये आपको पता होगा कि एक हादसा हो गया, अभी एक प्लेन क्रैश हो गया है, तो एक अजीब सोगवार सी फिज़ा होती है। तो खुशी जो है वो एक्चुअली नए कपड़े पहन के और बन संवर के बैठने के नाम नहीं, खुशी दिल की खुशी होती है। हाँ, नए कपड़े पहनना सुन्नत है, गुस्ल करना, खुशबू लगाना ईद के दिन सुन्नत है, ज़रूर कीजिए, मगर बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब अपनी जान के एवज़ नहीं कि बीमारी लेकर आ जाए, ये नहीं होना चाहिए, एहतियात लाजिम है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने याद दिलवा दिया कि जो क्रैश हुआ है उसके लिए भी हम जो जाने गई हैं उनके लिए भी कहते हैं कि सोग है जी, बिल्कुल हमें दुख है उन जानों का, बट जो बाहर हैं, जो सुरक्षित हैं, वो अपना ध्यान रखें, इस बीमारी से भी ध्यान रखें। पर अब हम ईद की बात कर ही रहे हैं, तो ईद में जो रोज़े होते हैं वो सुबह सारा दिन भूखे रहते हैं, तो रात को खाते हैं, ऐसा होता है? उसमें ये है कि जो सपीदा सहर नमूदार होने से पहले जो है ना, नमाज फजर से पहले तक आप खा पी सकते हैं, और उसके बाद जो है वो जब रात की स्याही दिन की रोशनी पर गालिब आ जाए उस वक्त तक, तो मतलब जब तक कि रोशनी रहती है उस वक्त तक आप नहीं खाते पीते हैं ना, ये है। या दैट्स नाइस। तो ईद तो सभी मना रहे हैं, उन सबको हम ईद कह भी रहे हैं कि ईद मुबारक, जो भी अक्रॉस द ग्लोब मना रहे हैं ईद को। अब हुमा जी, आपके बारे में बात करते हैं कि आप जो 5 साल की उम्र में आपने रेडियो प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ओ माय गॉड, 5 साल के बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो जब आप 5 साल के थे तब आपने कैसे सोचा कि मैं अभी रेडियो प्रोग्राम में जा सकती हूँ? आज जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, वो दोनों ब्रॉडकास्टर्स हैं जी। आपके खालिद भी और जो मेरे डैडी हैं प्रोफेसर मीर हामिद अली, वो टेलीविज़न पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे। उनके प्रोग्राम्स पस मंज़र, तर्जुमान, रोज़नामा डेली आता था पीटीवी से, फिर रेडियो पाकिस्तान से भी वो प्रोग्राम्स करते थे। इसी तरह मेरी जो वालदा हैं, मेरी मॉम, वो भी रेडियो की ब्रॉडकास्टर, सुबह 9 का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था तो वो लाइव करती थी जी। तो ये जो रेडियो टेलीविज़न से मेरा ताल्लुक़ है, ये सचमुच बचपन से ही है। तो और मुझे नहीं लगता था कि अच्छा कोई हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, कोई अजनबियत नहीं महसूस होती थी, क्योंकि आप बचपन से जिस माहौल में जाते हैं आपको बिल्कुल अपना लगता है। तो रेडियो पाकिस्तान पे बच्चों का प्रोग्राम होता था टोट पटोट, तो मैं टोट बटोट में और जाती थी। उसके बाद बच्चों की दुनिया, और मैं खुद कहानियाँ लिखती थी और वो कहानियाँ पढ़ती थी। तो इतनी छोटी उम्र में कैसे लिख लेती थी? ये तो अल्लाह की देन है, बंदे का कुछ नहीं है, बंदे का कुछ नहीं है। अब जैसे मैं जब छोटी थी तो सोहेल राना के प्रोग्राम में जाती थी। सोहेल राना बहुत मशहूर पाकिस्तान के कंपोज़र हैं, और वो बच्चों का एक म्यूज़िक का प्रोग्राम करते थे, हम ही हम और 7 सुरों की दुनिया। अच्छा। तो उस वक्त जब मैं जाती थी तो वाकई मुझे नहीं पता होता था, लेकिन उस वक्त के गाने जो हैं वो मुझे अभी तक याद हैं। अभी अगर मुझे कोई आप गाना सुने तो प्रोबेबली मुझे याद नहीं होगा, लेकिन बचपन में आपका जहन एक ऐसी सलेट होता है जिस पर आप एक मरतबा जो लिखते वो हमेशा के लिए रहता है। जी, जी। तो फातिमा जाफरी होती थी, उनके साथ बैठी होती थी और वो गाते थे बच्चे, और हमें तो पता नहीं होता था कि, हमें तो फन लगता था कि भाई सब गा रहे, और बच्चे जो है वो ऐसे हाथ ऐसे कर करके और सर हिला हिला के गाते रहते थे। बिल्कुल। कई बार जो ग्रुप सॉन्ग होते थे वो हाथ पकड़ के गाते थे, एक दूसरे का। सो आप वहाँ से स्टार्ट किया? वहाँ से करते रहे, फिर बच्चों के प्रोग्राम्स टेलीविज़न पे, बच्चों के ड्रामे, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, और इस तरह से टीवी पे आते फिर पढ़ाई भी करती रही। मेडिकल में एडमिशन हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा मज़े का काम है, करना चाहिए। तो पैरेलल साइमल्टेनियसली ड्रामों में भी काम करती रही, अपनी स्टडीज़ भी करती रही। इंटरेस्ट आपका ज़्यादा जो था वो इस टेलीविज़न की दुनिया में, रेडियो की दुनिया में था, और साथ में पढ़ाई में भी उतना दोनों था? पता है, बचपन से मुझे ये था कि बस मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अच्छा। क्रेज़ था और डॉक्टर बनने का, और मेडिसिन पढ़ना। इसीलिए डॉक्टर हुमा मीर इज फ्रॉम PhD एंड MBBS बोथ? मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया, और PhD मैं कर रही हूँ अभी, मेरा थीसिस अभी जिस पे मैं काम कर रही हूँ। तो जैसा होता है, आपने कहा कि कौन सा काम ज़्यादा पसंद है, दोनों है मेरी लाइफ में, मीडिया भी है और स्टडीज़ भी। अभी तक देखें मेरा ये सिलसिला जारी है कि मेडिसिन करने के बाद मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया, फिर MPhil और PhD। तो बल्कि मेरा थीसिस सबमिट करना थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत हुई इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक तरफ
ज़्यादा डाइवर्ट हो गई तो वो छोड़ दिया, नहीं। सिलसिला कहते हैं कि ना इल्म हासिल करो महद से लहद तक, इसका मतलब ये है कि माँ की गोद से कब्र तक। वाह, लाइफ इज अ लर्निंग तो प्रोसेस, आप सीखते रहते हैं हमेशा। आपको पता है कि दिलीप कुमार साहब की बात एक मरतबा कोट हो रही थी। हमारे एक एक्टर थे रिजवान वास्ती साहब, जी जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी वाइफ तायरा वास्ती, वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर, उनकी बेटी लैला वास्ती, ये पूरी फैमिली बहुत टैलेंटेड है। तो वो हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे ड्रामे की, हसीना आलम नाम था। तो उन्होंने दिलीप साहब का एक कोट किया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ने ये कहा था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता रहता है, बेहतर होता रहता है, और जिस मकाम पे जिस वक्त अगर उसको ये लगे कि हाँ अब मुझे सब आ गया, अब मैंने सीख लिया, अब ख़त्म, तो बस वहीं से जो है वो आप समझे कि उसका जवाल शुरू है, वहीं से उसका डाउनफॉल है, वो वहीं ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये जो लर्निंग है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है। वो एक बात मैंने ऐसे सुनी तो वाकई मैं भी अब सोचती हूँ कि हाँ नहीं होना मतलब मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो समंदर में से अभी तो थोड़ा सा जग ही भरा है, अभी तो हमें पूरा समुंदर देखना है कि क्या क्या है। तो आप दुनिया है कि अब क्या करें। देखें, अब जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि मैं इतना राइटिंग की तरफ हो जाऊंगी, या मैं लिटरेचर की तरफ हो जाऊंगी, या म्यूज़िक की तरफ हो जाऊंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं ज़िंदगी में, आपको नई नई चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं। जी जी, आपने सीखा भी है, सिंगिंग भी सीखी है आपने, तो सिंगर बनने का ख्वाब कैसे आया आपको? ख्वाब तो ये कि म्यूज़िक तो जब बच्ची थी उस वक्त तो मुझे नहीं मुझे आपकी एक लाइन याद है। क्या? तो आप बोल रहे थे कि जो है ना, रोना और गाना सभी को आता है, सही है ना? आपने बोला था कहीं पे। रोना और गाना सबको आता है, ये एक्चुअली मैंने भी सुना था कहीं, और उसको मैंने रिपीट किया था। ये मेरे अल्फाज नहीं है कि गाना और रोना सबका आता है। तो भाई आप नहीं गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं गाते हैं, गाना है बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आप नेशनल एंथम भी तो पढ़ते हैं, वो भी गाना है जी, बिल्कुल सबको आता है। सबको आता है। बट आपने सीखा, प्रॉपर्ली सीखा आपने? मैं सीख रही हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ। But you are singer, you are really good singer. Oh, thank you so much. अभी मुझे ना हो रहा है कि आप सुनाएं कोई गाना जो आपका फेवरेट हो, जो अक्सर आप गुनगुनाते हो। अच्छा, मुझे जो गाने पसंद हैं वो जो है वो, एक तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, और जब मैं एक मॉर्निंग शो करती थी तो वहाँ पे मैंने गाया ना, तो वहाँ पे मुझे फिर बड़ा मज़ा आया, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो बड़ा आसान है भाई गाना गाना। लेकिन जब फिर मुझे जब ये थोड़ा सा मैंने सीखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल है, और ये तो सुर है, और आप जिसको काम को आसान समझ रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ कनाडा में भी मैं सीखती हूँ, और पाकिस्तान में भी, और आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एक समंदर है, और कभी भी आप नहीं वो कर सकते। तो बहुत मैं सुनती हूँ, मेहदी हसन खान साहब मुझे बहुत पसंद हैं, फरीदा खानम की गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं जी, और बड़े ग़ुलाम अली साहब का मैं वो अक्सर लगाती हूँ। मुझे पता एक कैफियत तारी हो जाती है सुन के। जी जी, याद पिया किया है, बागों में पड़े झूले, ऐसे नहीं तो हाँ गा कर वो नहीं गा कर सुनाए। अच्छा, आप जो जैसे फरीदा खानम ने गाया कि आज जाने की जिद ना करो जी, तो वो तो एक ऐसा गाना है कि एक आप पे कैफियत तारी हो जाती है। और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे म्यूज़िशियन है इदरीस साहब, हारमोनियम सिखाते हैं लोगों को। तो वो कहने लगे कि जैसे आपने मुझे कहा ना कुछ गुनगुनाए, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ तुम कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको ये सुनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो फरीदा खानम के साथ एक्चुअली जो गानों के रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने बजाया हुआ है जी, तो वो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा देखो जब गाना शुरू करो तो पहले थोड़ा सा आलाप करो, और उसमें ये इस राग में है और ये ऐसे। तो मैंने कहा उफ, तो ये तो बड़ी बारीक बातें कर ली, यही चीज़ गाने में ब्यूटी पैदा करते हैं। और दुनिया में तो बहुत सिंगर्स हैं, मगर मुझे लगता है कि कुछ गले ऐसे हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने तासीर दी है उनकी आवाज़।
असर है, ठीक। जैसे हम सभी लोग बात करते हैं, मगर किसी किसी के बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि जो दिल पर असर करता है। इसी तरह दुनिया में बहुत सिंगर हैं, ठीक है। मगर हिंदुस्तान में लता जी की बात अलग है ना, क्योंकि कितने गाने वाले हैं, बिल्कुल। कितने लोग आए, कितने लोग पहले गा चुके, बट कुछ लोग होते हैं ब्लेस्ड। पाकिस्तान में भी मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, फरीदा खानम, ये वो नाम हैं जिनको अल्लाह ने कुछ गैर मामूली आवाज़ से नवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह की देन है, जिसको अता हो जाए, जिसको मिल जाए। और सही है, सही है। ये है। तो हम अपने प्रोग्राम के आखिर में गाएंगे और अभी नहीं गाएंगे। देख ले, आपने तरसा रहे थे मुझे कि अभी गाएंगे, अभी गाएंगे, पर आप अब मैंने कहा कि अभी आपके चेहरे की तरफ देख रही थी कि अभी आप शुरू करेंगे, बट नहीं, आप अब तरसा के हमें नहीं हम वाइंड अप उस पे करेंगे जब आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास इतना टाइम रह गया है, तो हम गाने पे वाइंड अप करेंगे, है ना। बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म। मेरी अर्ज है, अगर आप कहें तो मैं भी सुना देती हूँ, जैसे आप नहीं आप नहीं, जैसे आप कहें। भाई आप मेज़बान हैं, हम आपके मेहमान हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तो अगर हम आपकी बात कर रहे हैं, तो आपने जो टीवी प्लेज हैं, शोज़ हैं, बहुत किए हैं जो पीटीवी पे थे, और बहुत से ऐसे शोज़ होंगे जो आपके दिल के करीब होंगे। सो कौन सा ऐसा शो है या कौन सा ऐसा वो प्ले है जो आप अभी भी याद करती हैं? हाँ, मुझे पर्सनली जो अपना बहुत ड्रामा पसंद है, उसका नाम है एन इश्क। तो ये इस्लामाबाद सेंटर से मैंने किया था, और ये एक जो जिप्सी लड़की की कहानी, खाना बदोश, और ये एक्चुअली है इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र है। यानी ये ड्रामा सूफ़ीज़म पे है। तो मुझे स्पिरिचुअली बहुत मज़ा आया ये प्ले करके, सीरियल करके। और मुझे एक, जिसको कहते हैं ना कि आर्टिस्ट को एक तस्कीन होती है कि हाँ, एक मैंने काम किया, तो वो ड्रामा करने की वाकई मुझे उसके बाद एक इतनी सेटिस्फेक्शन हुई, और मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर उसके बाद मुझे वैसा कोई रोल नहीं मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस ड्रामे के बारे में जब भी सोचती हूँ कि वो एक लड़की है जो कचरा चुनने वाली है, चमकी, वो जो उसका किरदार है, चमकी कचरा चुनती है, और जाहिर है कि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर उसका खुदा से रब्त हो जाता है, उसका रूहानी ताल्लुक़ हो जाता है, और फिर ये तो बहुत ही कमाल वो है। तो मुझे बहुत पसंद है वो। वेरी नाइस। हुमा जी, आपसे बातें ऐसी चलती रहेंगी, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ कि जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात हो रही है हुमा मीर जी के साथ, ते ब्रेक ला लेंदे हैं, ते ब्रेक तो बाद वापस आउंदे हैं। कीप वाचिंग सांचा टीवी। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वाचिंग लाइव टॉक शो विद अर्शदीप। ते गलबात हो रही है डॉक्टर हुमा मीर दे नाल, आर वेरी ओन पार्ट ऑफ आर सांझा फैमिली। सो हुमा जी, हमने जो ब्रेक के पहले बातें की, तो आपके बारे में बात हो रही थी कि आपने संगीत भी सीखा, आप जो है एंकरिंग भी करती हैं, आप मेज़बानी भी करती थी, शोज़ करवाती थी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वो जब सिंगर्स आते थे, आपसे मिलते थे? और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरा जो ताल्लुक़ है मीडिया से वो बचपन से ही है, और अभी भी जारी है। अब भी मैं शोज़ करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, और ड्रामे अलबत्ता मैंने बहुत अरसे से नहीं किया। यहाँ कनाडा आने के बाद मैंने एक टीवी सीरियल में काम किया था, वेलकम टू सरी, और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला जारी है। तो ऐसा नहीं कि ये माजी का हिस्सा हो, बल्कि ये हाल में ही जारी है, और मैं अपना हर काम एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा बिलीफ है कि आप कोई भी काम करें उसको दिल से करें। तो जिस काम को अगर मैं दिल से एंजॉय नहीं कर सकती, तो मैं कर नहीं सकती। तो मुझे सभी अच्छा लगता है, एंकरिंग करना भी अच्छा लगता है, म्यूज़िक भी अच्छा लगता है। म्यूज़िक में तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ म्यूज़िक। और हर देखें, कोई भी चीज़ दुनिया में बुरी नहीं होती या मुश्किल नहीं होती, आपके इंटरेस्ट पर है। बिल्कुल, कि आप
हो सकता है कि किसी के लिए गाना मुश्किल हो सकता है किसी के लिए इंजीनियरिंग मुश्किल हो। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है जी। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो एक ऐसी मुश्किल चीज़ है क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आपको पता है। अब मैंने मेडिसिन पढ़ी है तो हो सकता है आपको मुश्किल जी, लगती है, बिल्कुल। मेडिसिन है मुश्किल बिल्कुल, बहुत कई बार तो दवाइयों के नेम ही नहीं पता चलते कि क्या कौन सी दवाई है, प्रॉपर ले ही नहीं पाते वो नेम। मुश्किल है जी। और टाइम तो लगता है। तो बिल्कुल। हर चीज़ खुदा ने जो है उसमें आसानी भी रखी है और आपके इंटरेस्ट पर है कि आपके लिए क्या चीज़ आसान है, क्या चीज़। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कुकिंग का बहुत शौक होता है, वो कहते हैं कि भाई हमें बहुत मज़ा आता है पकाने में, तो ये है। अच्छा, पकाने की बात आपने की है तो आप इंटरेस्ट रखती हैं पकाने में? नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिकॉज आप सब अभी सब क्वारंटीन कर रहे हैं, तो मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हम कुक कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, न्यू रेसिपीज ढूंढ रहे हैं और मोटे हो रहे हैं। मुझे किचन में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। आप घंटे 2 घंटे खड़े रह के इतना कुछ पकाते हैं, उसके बाद 7 to 8 मिनट्स में आप सब खा जाते हैं। सही है। तो इतना इससे अच्छा आप कोई क्रिएटिव काम करें ना, तो प्रेफरेंस है। अब इंटरेस्ट है, जैसे हमने लेकिन बात की है। ये जो क्वारंटीन पीरियड में बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब पे अपने पकाने की ही रेसिपीज बताए जा रहे थे और कर रहे थे, तो इंटरेस्ट की बात है, डिफरेंट लोगों का किया। वैसे मैंने भी अब और कोई काम नहीं था तो क्या करें जी। तो बट ये कि जो शौक की बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो पकाना क्या है, कोई भी चीज़ चूल्हे पर रखें पक जाती है। चलो Oh my God. लेकिन मैं भी इतना शौक नहीं है। बिल्कुल, हम गाने के बारे में बात कर रहे थे कि मेज़बानी की है आपने, इतने सारे एक्टर्स से आप मिली हैं, सिंगर्स से मिली हैं, सो आपका बहुत नाम है पाकिस्तान में, ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ आपको कौन से लोग हैं जो ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस आपकी है कि मैं इनकी कंपनी में ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, लाइक करती हूँ, और सिंगर कोई प्रेफर्ड कि मेरा ये फेवरेट सिंगर है? पसंदीदगी के हवाले से अगर आप बात करें तो म्यूज़िक में ज़ाहिर है कि मेहदी हसन खान साहब मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और जब मैं उनकी गज़लें सुनती हूँ तो मुझ पर एक कैफ़ियत तारी हो जाती है, मेरे क़ल्ब व जिगर पे बहुत उसका असर होता है। और फ़रीदा ख़ानम की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मेहदी हसन जो हैं वो उनको कहा जाता है कि शहनशाह गज़ल, बिल्कुल, उनसे अच्छी गज़ल कोई नहीं गा सकता, और फ़रीदा ख़ानम को कहते हैं मलिका गज़ल। तो दोनों मुझे पसंद है। मलिका तरन्नुम नूरजहाँ के पंजाबी गाने बहुत शानदार मुझे लगते हैं, वो बहुत अपबीट है, उनमें मेलोडी बहुत है, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के गाने मुझे बहुत पसंद है, लता के पुराने गाने मैं लाइक करती हूँ जी। तो म्यूज़िक तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। मेहदी किशोर कुमार मुझे पसंद है। जी, मेहदी हसन के साथ भी आपने समा बिताया है थोड़ा? मेहदी हसन खान साहब के साथ मेरी यादें कुछ इस तरह हैं कि एक तो उनकी जो बहू है आसिफ मेहदी की जो वाइफ है रूबी, तो वो मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा। और हम जो आसिफ मेहदी हैं तो वो मेरे भाइयों की तरह हैं, और हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। ओह! हाँ, तो गुलशन इकबाल कराची में हम एक ही मोहल्ले में नाइस। रहते थे। तो हम देखते थे मेहदी हसन खान साहब जब वहाँ आते थे, और कभी ऐसे घर में बहुत कैजुअली वो बैठ जाते थे, हारमोनियम लेके गाते थे। तो लेकिन जब हम उस एज ग्रुप में थे कि हमें उस वक्त तक गज़ल का या ऐसे रागों का या पक्की गायकी का इतना नहीं था। जब आप टीन एज होते हैं तो जैसे मैं अपनी टीन एज में जो है वो माइकल जैक्सन, मैडोना की फ़ैन थी। मतलब मुझे पता है मेहदी हसन खान साहब इज़ नंबर 1, इनसे अच्छा कोई है नहीं, बट आपकी एक उम्र के साथ साथ प्रेफरेंसेस होती है ना म्यूज़िक सुनने की आपका। तो उस उम्र में आप गज़लें नहीं सुनते हैं, तो उस उम्र में हम पॉप सुनते थे, डिस्को सुनते थे। और आप ऐसे है कि यू लकी कि आप उनके साथ में, उनके पड़ोस में रहते थे, आप वो एक मोहल्ले में रहते थे, और आपको इतना इल्म भी नहीं होता छोटी उम्र में कि राग क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं। हाँ। तो बस ये पता था कि ही इज़ वेल नोन, बट ये नहीं पता था कि कैसा गाते हैं। नहीं, ये तो पता था ना। ये मतलब इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं कि ये मेहदी हसन खान साहब बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उस गायकी को एंजॉय करने की बात कर रही हूँ कि जैसे अगर आप एक स्कूल के बच्चे को यूनिवर्सिटी का सबक पढ़ाएंगे तो शायद उसकी समझ में ना आए, या किंडरगार्टन के बच्चे को आप पीएचडी की बातें बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। उसको ये तो पता होगा कि जी ये कोई बहुत सुप्रीम चीज़ है, लेकिन
उसके उम्र के हिसाब से वो शायद ना हो, तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी उस वक्त तक कि मैं उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। गाने मुझे पता था कि वो कौन है क्या है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपको कि जब आप एक पॉप का आपका फ्लेवर था, सुनने का शौक़ था, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब अगर आप मुझे अब कहें तो मैं कहूँ नहीं मुझे अब मैं वो सुनती हूँ। उस वक्त अगर मुझे बड़े गुलाम अली साहब को मैं नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे नहीं इतना वो था। तो हर चीज़ उम्र के साथ तब्दील होती है, हर चीज़ एक चीज़ इंटरेस्ट बदल जाते हैं हाँ, आपकी प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, और आपके नॉलेज में इजाफा होता है, आपको पता चलता है, आपके मूड्स डिफरेंट होते हैं, तो ये है जी। हालांकि आप पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, आपने प्लेस किए हैं, टीवी शोज़ किए हैं, जाहिर है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। सो ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो अपने फैंस के बारे में? मैं तो समझती हूँ कि ये मशहूर होना अच्छी बात है और फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी बात है, बट मेरे लिए ये कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि मैंने मीडिया को बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझा। तो जो चीज़ अगर आप जैसे आपने कहा ना कि आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कुछ अशार पढ़े थे ख्वाबों के हिसाब से, तो मेरे को ऐसे कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, या मेरा कोई ऐसा कोई आर्टिफिशियल मैंने ऑरा नहीं बनाया हुआ था कि कोई सुपरस्टार हूँ मैं और मैं ऐसा एक्ट करूँ और मैं ऐसा करूँ, कोई नहीं, कोई एक्वायर्ड किस्म का बिहेवियर नहीं था ना। तो इट केम वेरी नेचुरल टू मी, तो इसलिए मुझे बहुत ही नॉर्मल नेचुरल लाइफ का हिस्सा लगता है, काम है ये मेरा। जी। जैसे आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये तो, और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अगर आपका शौक़ ही आपका काम बन जाए। बिल्कुल। तो यू आर नेवर एट वर्क, यू एंजॉय योर वर्क। बिल्कुल। तो ये भी हमारा काम है, और ये चूँकि इट कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आता है, तो मुझे मज़ा आता है जी। इसमें, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई फ़ैन मोमेंट हो आपका और आपको अभी तक याद हो? आई एम एक्चुअली जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं ऐसा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं कभी आज तक मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, और ये इंस्टाग्राम वगैरह ये सब नहीं, मैं नहीं करती हूँ। देखें, ये जो चीज़ें ये आपको सपोर्ट करती हैं, सोशल मीडिया की बहुत इम्पोर्टेंस है और आपको वो बहुत बूस्ट करता है, बट एक बात भी ये देखिए कि हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। लोग अब हमारे यहाँ बहुत मिसयूज़ भी करते हैं। जी। और जो चीज़ ठोस होती है वो अपने आप को मनवा लेती है। अब ये लता जी जो है या मेहदी हसन जो है, ये सब सोशल मीडिया से पहले के लोग हैं, मगर इनकी मकबूलियत में, इनकी शोहरत में, इनके काम पे इनका कोई असर नहीं है। वो इन सब चीज़ों से मावरा है ना। तो ये बात होती है कि आपका काम आपको जो है वो अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये सब सहारे हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट मैं कहती हूँ कि आपके अंदर इतना वजन होना चाहिए। You are the kind of person, right, that like keep yourself doing work that people will recognize it. या आई थिंक कि आपका काम ही आपको, आपकी पहचान है, और बाकी जो है लोग हायर करते हैं पीआर कंपनीज अपनी पब्लिसिटी, ये वो सब परहैप्स आई एम नॉट इनटू इट। बिल्कुल, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ हुमा जी। कनाडा में जब आप आई तो कब आई आप कनाडा में? कनाडा में आना कैसे हुआ? लाइक 6 years since I'm here, और बस जी में समाई तो आ गए। बिल्कुल, जहाँ हमें ले जाए, दाना पानी ले जाए, ऐसे कह सकते हैं। पाकिस्तान में अभी हाल में जाके आई हैं आप, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा रहा वहाँ जाकर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जाहिर है कि जब आप परदेस से अपने देश में जाते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, तो अच्छा ही लगता है। मेरी फैमिली पाकिस्तान में ही है, और बहुत अच्छा लगा। और ये हुआ कि मैं हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो पहले मैं रिटर्न टिकट लेके जाती थी, बट ये होता था कि आप आखिर वक्त में कहते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करा लूँ, 1 हफ्ता और एक्सटेंड करा, अच्छा ये 10-12 दिन और एक्सटेंड करा लो, तो आपके फिर टिकट चेंज कराते कराते तब मैं 1 वे लेके जाती हूँ। बट यही होता है कि एवरी टाइम आई गो, आप
आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न है वो इट्स ऑलवेज बीन एक्सटेंडेड। इस दफ़ा कोरोना की वजह से ये हुआ कि एकदम से वापस आ गया। थैंक गॉड, आपको पता है मेरी लास्ट फ्लाइट थी जिससे मैं आई, उसके बाद वो तो मार्च वाली फ्लाइट में आई थी 22nd वाली में, वो माय गुडनेस, मार्च वाली फ्लाइट में वापस है। उसके बाद फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो गया और जी, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टक हो गए। जी, जी, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई बट दे वर टू एक्सपेंसिव। और एक आप कैफियत में होते, एक जहनी कैफियत, एक खौफ में होते हैं आप आते हैं, फिर आपको यहाँ पे क्वारंटीन में भी रहना पड़ता है। और तो वो सारे पीरियड एक गुजार के फिर यू नो मिले वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को। बहुत सारे लोगों ने आपको इनवाइट भी किया होगा कि हमारे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आइए। बहुत एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज वहाँ। सबसे पहले तो देखें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस एक होती है जो एक सालाना इवेंट है, एनुअल इवेंट है, और पिछले 12 सालों से वो हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पिछले 12 बरसों से मैं उसकी निज़ामत करती हूँ। तो ये इब्तदा में हफ्ता भर होती थी, फिर अब ये 4 दिन रहती है, 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। तो उर्दू ज़बान के हवाले से इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस और कोई नहीं है, यही होती है कराची में। तो 4 दिन जो है वो आप शेर व अदब से आपका ताल्लुक़ होता है, मशायरे होते हैं, बुक लॉन्च होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं जी। तो ये सब उर्दू ज़बान के हवाले से ही होता है। थिएटर भी होता है, रक़्स भी होता है, मौसीक़ी भी होती है। ये बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट था। फिर लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एनुअली, कराची लिटरेचर फेस्टिवल 2-3 डेज़ का होता है, उसमें भी मेरी पार्टिसिपेशन थी। फिर वुमेन्स डे पे वुमेन कॉन्फ्रेंस थी 2 डेज, उसमें पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस और लाइक ये होती है वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट करवाती हैं। आर्ट्स काउंसिल में पहली हुई थी, तो वो चूँकि मेरा आर्ट्स काउंसिल से ताल्लुक़ है तो वहाँ पे उसको फर्स्ट जी इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, तो इसलिए वो हुई। वैसे तो डिफरेंट होती ही रहती है कॉन्फ्रेंसेस, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार। ये वेरी नाइस। हुमा जी, आपने थिएटर भी किया है? जी हाँ, थिएटर को भी टाइम दिया है, क्योंकि एक्टिंग करना मामूली बात नहीं है। एक्टिंग में आपको इमोशंस दिखाने होते हैं, आपको एक्टिंग में ये अपने आप को उस कैरेक्टर में लेकर जाना होता है, आपको उस कैरेक्टर में ढालना होता है, उसके बारे में हर टाइम सोचना पड़ता है, अपने आप को बुला देना होता है। तो थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? थिएटर का बहुत अच्छा रहा। थिएटर मैंने यहाँ US में, कनाडा में भी किया, पाकिस्तान में भी किया। और थिएटर मैंने संजीदा थिएटर किया है, मतलब ऐसा कमर्शियल थिएटर नहीं किया है। एक तो मैंने एक फ्रेंच थिएटर भी किया है, वो फ्रेंच सकाफती मरकज़ वालों ने किया था, और वो था बड़ी एक फोक दास्तान है, सस्सी पन्नू, जो एक फोक लोर है जी जी जी, वो फ्रेंच में थी, वो मैंने किया। तो सस्सी का ही कैरेक्टर मैंने किया था। और उसकी ख़ास बात ये है कि उसमें पन्नू नहीं था, बट मुझे एक्ट करना था जैसे पन्नू है। तो इसी तरह से एक जापान कॉन्सुलेट ने एक जापानी खेल किया था, खाली गोद, और उसमें ये दिखाता है कि एक औरत है जापानी जिसके 5 बच्चे हैं जो जंग में मर जाते हैं। तो वो ड्रामा फातिमा सुरैया बजिया, पाकिस्तान की बहुत नामवर राइटर, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने कहा कि देखो, स्टेज पे हम बच्चों को ऐसे मरते नहीं दिखा सकते, तो तुमको ये एक्ट करना है कि मुख्तलिफ बच्चे हैं, एक गोद का बच्चा है, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा है। और वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था, और उसको मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा। दोनों अलमिया, ये भी अलमिया ही था और सस्सी पन्नू भी थोड़ा ट्रैजिक था। तो यूजुअली आर्टिस्ट जब थिएटर पे परफॉर्म करता है तो उसको ये होता है कि जी अगर ऑडियंस में से क्लैप आए तो उसका मतलब है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मेरे ड्रामे की ख़ास बात ये थी कि ड्रामे की क्लैप अप्रिसिएशन नहीं थी, बल्कि हॉल में बैठी हुई जो सिसकियाँ थी, लोगों के रोने की आवाज़ थी, जो आंसू थे, वो मेरे लिए अप्रिसिएशन था, क्योंकि वो था ही इतना अलमनाक जी। तो उससे मुझे लगता है कि आपके अंदर का आर्टिस्ट बहुत मुतमईन होता है, खुश होता है, उसको बहुत तस्कीन मिलती है कि हाँ कोई अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि थिएटर का ना एक अपना ही मज़ा है कि आपको ना फीडबैक राइट अवे मिल जाती है जब आप डन करते हैं। तभी जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो है कि आप पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, कट भी ले लेते हैं उसमें। और टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग जो है वो टेलीविज़न का ड्रामा थिएटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, टेलीविज़न पे तो आपके चेहरे के तासुरात होते हैं, और हल्के सा भी आपका तासुर जो है वो कैमरा
उस पर रिकॉर्ड करता है, ऑनर जाता है। बट थिएटर एब्सोल्यूट डिफरेंट मीडियम है, उसमें आपको अपने एक्शन, बॉडी मूव्स क्या करना है। अब बस मेरा एक शौक रह गया फिल्म में काम करने का, बाकी मैं थिएटर हो गया, रेडियो हो गया, थिएटर हो गया, टीवी हो गया, म्यूजिक हो गया, लिखना लिखाना हो गया, अल्लाह का शुक्र सब हो गया। किताबें मेरी 2 आ चुकी हैं बिल्कुल, और शॉर्ट स्टोरीज थी और एक फुल किताब। एक जो है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं तलत हुसैन साहब, जी जी, सफ़े अव्वल के एक्टर हैं। उन्होंने सौतन की बेटी एक इंडियन मूवी उसमें भी काम किया है, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। जिना एक इंटरनेशनल मूवी उसमें भी काम किया। तो उनकी बायोग्राफी है, सवाने हयात है। और एक दूसरी जो मेरी बुक है उसका नाम है कुछ और, वो शॉर्ट स्टोरीज अफसाने। तीसरी एक मेरी बुक है जो पता नहीं किस घड़ी क्या हुआ कि वो कुछ तातुल का शिकार, वो बिल्कुल रेडी है। उसका नाम है यादें बातें। और वो मेरे ड्रामों के मेरे जो को एक्टर्स हैं उनके हवाले से मैंने यादें शेयर की हैं जी। उसके फ़ोटोज़ भी मैंने सब लगाए हैं अपने ड्रामों के सेट्स के लोगों के साथ, और उसमें सब मज़ामीन है डिफरेंट लोगों के ना, जिसका कमाल अहमद रिजवी साहब, अमजद साबरी और मेहदी हसन खान साहब के बारे में भी है। तो वो चूँकि शायद मेरी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग हुई इस वजह से एंडिंग में हो गई। अब मैं इस साल उसको छपवाना चाहती थी, अब ये कोविड-19 का चक्कर हो गया, बट मैं अल्लाह करे इस साल ये पब्लिश हो। इट्स बिल्कुल रेडी, इट्स एब्सोल्युटली रेडी, बस इसको प्रिंट में जाना है बाकी, और इट्स रेडी जी। तो बाकी ये कॉलम्स वगैरह लिखती हूँ जी बार में, तो सब शौक अल्लाह का शुक्र पूरे हो गए। तो बस ये फिल्म वाला रह गया। फिल्म को आपने अप्रोच नहीं किया कि किसी फिल्म वाले ने अप्रोच नहीं किया? अब जैसे मैं कोई मसाला फिल्म या आइटम नंबर तो नहीं करूँगी, मैं बहुत ही कोई ज़बरदस्त सॉलिड किस्म का रोल होगा तो मैं करूँ जी जी जी। क्योंकि आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कोई ऐसा नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग ऑन स्क्रीन मैं काम करना चाहती हूँ, या बस टीवी पे आना, ऐसा नहीं है। शायद शुरू में जब अर्ली करियर में था कि आप को नहीं इतना एहसास होता है, तब तो ठीक है कि आप करते हैं, बट वो भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको काम की समझ आती है, आपको जैसे आई एंजॉय माय वर्क, मुझे मज़ा आता है एक्टिंग करने में, तो मैं पहले अब पूछती हूँ कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या मेरा रोल है, क्या मुझे करना है। दैट्स इम्पॉर्टेंट टू मी जी। बिल्कुल हुमा जी, ऐसा लग रहा है कि हम आपसे बातें करते रहें, आपकी जर्नी के बारे में बात करें और पता करें कि कैसे काम हुआ करता था पहले, आप जब पाकिस्तान में हुआ करती थी तब कैसे ड्रामा हुआ, जब आप अर्ली ईयर्स में आप थिएटर करते थे या प्ले करते थे तो कैसे होता था। बट टाइम लिमिटेड है हमारे पास, सो इसके वजह से हम आपकी इतनी बातें सुन नहीं सकेंगे। बट ये कि आपका जो ड्रीम है वो तुम हमें पता चल गया है कि आपने फिल्म में अभी काम करना है, लेकिन और क्या क्या आपको आपकी हॉबीज़ हैं, आप क्या फ्री टाइम में करना पसंद करती हैं, और फ्री टाइम में जो लिखती हैं और क्या करती हैं? ज़्यादा मेरा वक्त जो है वो तो लिखने पढ़ने में ही बसर होता है, और म्यूज़िक सुनने में, मूवीज़ देखती हूँ मैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं नई मूवी देखने के बजाय मैं प्रेफर करती हूँ जो मैंने पहले देखी भी कोई अच्छी मूवी, वो मैं दोबारा देख लेती हूँ। उमराव जान मैंने बहुत दफ़ा देखी, सिलसिला, पाकीज़ा, ये मैंने बहुत दफ़ा देखी, मुझे याद है, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। और पाकिस्तानी फिल्में भी जैसे उमराव जान बहुत अच्छी है, आईना, दोराहा, ज़हरे इश्क, ये बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे पसंद है। खुदा के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, तो मैं देखती हूँ फिल्में। आपकी बातों से हमें ये तो पता चल गया है कि आप क्लासिक चीज़ें जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं या ओल्ड मूवीज़ हैं वो देखना पसंद करती हैं। तो इस टाइम में जो हो रहा है जैसे बॉलीवुड है, जहाँ पाकिस्तान की जो मूवीज़ हैं, उनमें भी आपको कुछ अच्छा लगता है? कोई एक्टर है जो पसंद है, जहाँ एक्ट्रेस जिसका काम अच्छा लगता है? सभी अच्छे हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी सभी अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनली मुझे अगर आप एक्टर्स में देखें तो मुझे खालिदा रियासत बहुत पसंद है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है कि उनसे द वर्सेटाइल एक्टर और कोई नहीं, बहुत ही उम्दा एक्टर थी। और रूही बानो हमारी बहुत अच्छी एक्टर थी, वो इस दुनिया में नहीं है। उस्मा गिलानी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और आवाज़, अदाकारी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, चेहरे के तासुरात तो होते हैं, ख़ास तौर पे आपकी आँखें जो है ना, डायलॉग डिलीवरी,
और जिन लोगों की तरबियत रेडियो पे हुई है, यानी जिन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो से किया है, उनका नेचुरल है कि डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। रेडियो आपको बोलना सिखाता है कि कहाँ आपको पॉज लेना है, किस लफ्ज़ पे आपको स्ट्रेस देना है, आपकी टोन क्या होगी, कहाँ आपको सांस लेना है। तो यही वजह है कि जो रेडियो का आर्टिस्ट है ना, उससे आप नहीं जीत सकते। वो बहुत ही कमाल उसको अपना कंट्रोल होता है। बड़े बड़े एक्टर्स, मुस्तफ़ा कुरैशी रेडियो के आर्टिस्ट हैं, आबिद अली रेडियो के आर्टिस्ट हैं, तलत हुसैन रेडियो के आर्टिस्ट थे। रेडियो पे उन्होंने रेडियो से ही शुरू किया, और रेडियो पे बड़े बड़े लोग थे जैसे ज़ैदी बुखारी साहब, जिन्होंने मैं समझती हूँ कि एक तारीख़ बना दी है। अब तो बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं, बहुत तब्दील हो गई हैं। अब तो FM रेडियो बहुत आ गए हैं, ज़बान तब्दील हो गई है, स्टाइल तब्दील हो गया है, टेलीविज़न का भी स्टाइल तब्दील हो गया है। देखिए हर चीज़ तब्दील होती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, एवरीथिंग चेंज जरूरी भी है मेरे हिसाब से, कि अगर चेंज नहीं आएगी तो ऐसा लगेगा कि हम एक जगह पर रुक गए और जिस दिए में जान है वही रह जाएगा। अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिक्स की बात आप करी थी ना कि पाकीज़ा कितनी पुरानी फिल्म है, तो पाकीज़ा क्यों अच्छी फिल्म है कि पाकीज़ा में मीना कुमारी ने बहुत अच्छी अदाकारी की, लिबास बहुत अच्छे, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, उसका एक एक जो कैरेक्टर है उस पर हिदायतकार ने फोकस किया, जुज़ियात पर। तो सब चीज़ें मिलके बनाती हैं। ठीक है, अब शोले बहुत अच्छी थी। फिर आप जब क्लासिक्स का जो बहुत एक सुप्रीम हाइट पे पहुंच जाते हैं, उनका रीमेक बनाते हैं, तो आपको इसीलिए वो नताइज नहीं मिलते मतलूबा, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो इतना परफेक्ट होता है कि फिर उसका रीमेक यूजुअली उमूमन इतना सक्सेसफुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हुमा जी, अब हमने बातें तो बहुत कर ली, पर आपने प्रॉमिस किया था कि आप एंड में हमें गाना ज़रूर सुनाएंगी। सो अब जाने का भी वक्त हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा टाइम हो रहा है बाय बाय करने का। सो प्लीज़ हमें आप गाना ज़रूर सुनाएं। हज़रत अमीर खुसरो, जिन्होंने, उनके बारे में कव्वाली के मुजिद हैं वो, और उनके बारे में, उनकी शान के बारे में क्या कहूँ कि बहुत राग उन्होंने ईजाद किए और बहुत सारे कलाम उन्होंने लिखा। तो क्या कहने अमीर खुसरो के, तो उनका कलाम छाप तिलक जी सब। छाप तिलक सब छेली रे मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छेली रे मुझसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, बत्तियाँ धम कह दी नीरे मुझसे नैना मिलई के, बत्तियाँ धम कह दी नीरे मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छेनी रे मुझसे नैना मिलई के। Very nice, Wajiba, very nice. Thank you once again, Huma ji. Thank you for coming to the show and हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you very much for inviting me at the show. Thanks. Thank you. बिल्कुल जी, गलबात हुई ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੁਮਾ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦੱਸੇ, ਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਈਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।